ये मोदी जी की गारंटी थी, जिसके लिए लोगों ने कहा था 370 ये कभी नहीं हटा सकते, हटा के थे युवा नेता के रूप में, और उनका वो वीडियो भी अवेलेबल होगा। भाई कल फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध। मैं वापस आ रहा हूं 370 हटने के बाद से अब आप मुद्दे देखिए, G20 की बैठकें हो गई, वही तो प्रॉब्लम है। दुनिया भर के डेलीगेशन खानदान में चश्मो चिराग पैदा हुए हैं जो कह रहे हैं मेरे बाप भी गलत थे, मेरी दादी भी गलत, नेहरू जी भी गलत। तो बोलो ना नेहरू को गलत। तो कपटी राष्ट्रवाद। आलोक जी, कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि राष्ट्रवाद का चोला पहन राष्ट्रवाद ये होता है 26/11 का हमला इनकी सरकार कहती है हाफिज सईद ने कराया और इनका नेता कहता आरएसएस ने कराया। उनके पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है शाम तक अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया अटैक। साहब जिनकी खोपड़ी चपटी हो, बुद्धि चपटी हो, उन्हें कपटी राष्ट्रवाद। सर मैं जवाब दे रही हूं, आप लगातार बोलते रहेंगे तो फिर सुन तो लीजिए। मणिपुर पुराना मुद्दा है। मणिपुर विधानसभा में आप नहीं रोकेंगे कि पुराना मुद्दा है। मैं पूछना चाहता हूं मणिपुर की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं ला रहे? आपकी हैसियत नहीं है। आलोक जी आपको आराम से संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आया तो मोदी जी दांत फाड़ कर उत्तर देता हूं। बता रहा सुनिए, मैं छोटे से मणिपुर पर सुनिए आप सुधांशु जी को। जब ये बोलते हैं मैं एकदम शांति से सुनता हूं। आप जो बोल रहे हो अनाप शनाप बोलिए, मैं प्रोड्यूसर साहब को कहिए कांग्रेस के बार-बार को चुप करा दिया गया। मंगलवार को नैन और बुध को मेरी नींद गई और जुमेरात को चैन। अगर इस तुकबंदी से जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हो तो मैं जरूर इस तुकबंदी को सुनूंगा। अगर इस तुकबंदी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो रिएक्शन होने जा रहा है एबीपी न्यूज चैनल से, और जिसमें भाग ले रहे हैं बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा। डिबेट चल रही थी मोदी की गारंटी के ऊपर, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी जी बता रहे थे कि मोदी जी ने किस तरीके से धारा 370 खत्म की, राम मंदिर का निर्माण किया, हर घर जल पहुंचाया जा रहा है और आयुष्मान योजना लागू की, लोगों को जो महिलाएं थी उनको सिलेंडर दिए। तो इस तरीके से मोदी जी की योजनाएं बता रहे थे और उनकी गारंटी बताते थे कि उन्होंने जो कमिटमेंट किया था जनता के प्रति उसको पूरा किया। तो फिर आलोक शर्मा जी की बारी आई और उन्होंने इसको झूठ की गारंटी बता दी कि मोदी जी ने जो किया झूठ है, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या जरूरत है। तो जो एंकर थी उन्होंने पूछ दिया कि भाई जब धारा 370 हटी तो वहां का माहौल देखिए कितना अच्छा है, क्या है, ये सब चीज बताने लगी। तो आलोक शर्मा जी ने उनको भी बीजेपी का प्रवक्ता बता दिया। तो फिर क्या था, सुधांशु त्रिवेदी जी ने आलोक शर्मा की ऐसी बैंड बजाई कि ताउम्र सोचते रहेंगे कि यार मैं कहां के फंस गया। तो चलो शुरू करते हैं इस मजेदार डिबेट को। चलो भाई शुरू करते। कि अगर हमारी सरकार स्पष्ट बहुमत से ना आई होती अगस्त 2019 के बाद जब धारा 370 हटी है और जम्मू कश्मीर का स्वरूप बदला है, अन्यथा तो ऐसा लग रहा था कि समस्या कभी समाधान ही नहीं हो पाएगा। ये मोदी जी की गारंटी थी, जिसके लिए लोगों ने कहा था 370 ये कभी नहीं हटा सकते, हटा के दिखाया। जिसके लिए लोगों ने कहा था जिस दिन 370 हट जाएगा तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, वहां आपने देखा तिरंगे की वो लड़ियां दिखाई पड़ती हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को। और ये गारंटी ऐसे नहीं है। देखिए क्या है, आजकल राजनीति में विश्वसनीयता का संकट। लोग कहते हैं नेता कह कुछ देते हैं करते नहीं है। मोदी का कमिटमेंट कब से था? देखिए साहब, एक दौर था जब इस देश में सरकार का राज्यपाल लाल चौक पे 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी झंडा नहीं फहरा सकता था। तब हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी 1992 में जब गए थे यात्रा लेके, तो उसके संयोजक नरेंद्र मोदी जी थे युवा नेता के रूप में, और उनका वो वीडियो भी अवेलेबल होगा। भाई कल फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया है। तो वो कमिटमेंट उस जमाने में था जब वो कुछ तो नहीं थे, भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता थे, और जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठे तो वो कमिटमेंट पूरा कराया। इसे कहते हैं विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, और ये है उनकी गारंटी। अब पीओके वापस लेंगे, ये मोदी की नई गारंटी है। ये कह सकते हैं जी कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मगर ऋतु आ रही है और समय पर समुचित फल सबको दिखाई पड़ेगा। ठीक है। धारा 370 हट गई क्या? अनुच्छेद 370 हट गया ना जम्मू कश्मीर से? नहीं हटा ना, किसने कहा? आप मुझे आर्टिकल पढ़ा है? लेकिन जो रोड़ा था वो तो हट गया ना। कोई रोड़ा नहीं हटा। आप उस ऑर्डिनेंस को पढ़िए। लिखा है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। पर दिक्कत यह कि मीडिया के साथ ही पढ़ते नहीं आजकल। ऑर्डिनेंस पढ़ा है आपने वो 6 अगस्त वाला? सर आपने कश्मीर को देखा है? मैं वापस आ रहा हूं। 370 हटने के बाद से अब आप मुद्दे देखिए। G20 की बैठकें हो गई, वही तो प्रॉब्लम है। दुनिया भर के डेलीगेशन पहुंच गए। कह रहा हूं अनुच्छेद 370 अब हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है।
मैं एबीपी मंच के इस माध्यम से दोनों प्रवक्ताओं को चैलेंज करता हूं कि मुझे कागज दिखा दो। मुझे भी लपेट लिया आपने। आपने क्योंकि मुझे बीच दोनों में प्रवक्ता टोका बोल दिया। मैंने बीच में टोका क्योंकि आप लोग मैंने क्लैरिफिकेशन आपने चाहा वो था। ऑर्डिनेंस मेरे दर्शक के लिए मैं आपसे क्लैरिफिकेशन अगर मांग रही हूं क्लैरिफिकेशन तो नहीं आप मांग मुझे रहे। किसी पार्टी का नहीं, नहीं, प्रवक्ता आपने- बना आपने देंगे। अनुच्छेद टेक्निकल जवाब देता 370 पर क्या देश को भ्रमित कर रही है बिल्कुल। मोदी देखिए, सरकार? धारा 370 के ही प्रावधान का प्रयोग करके धारा 370 को समाप्त तो निष्क्रिय किया जाता है। ये वैसा ही बचकाना तर्क है। आप मुझे आर्टिकल पढ़ के सुना दीजिए। अरे सुनिए मेरी, अब आप बोल रहे थे, आप मैं सुन बता- लीजिए फिर। ये वैसा ही बचकाना तर्क है कि भारत की आजादी का विधेयक ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। तो आप कहेंगे कि हम आजादी नहीं हुए क्योंकि आप तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट से इनेक्टेड हुए। ये बचकाना तर्क है भाई। यही है ना, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ भाई, वो पारित हुआ, उसके साथ वो समाप्त हो गया। मैं यहीं के धारा 10 सेकंड का उत्तर 370 के ही दे उजान केवल समाप्त 10 हो गया। सेकंड। ये बोलने उसके बाद अपना मिनट, अब आप बोल रहे तो मैंने डिस्टर्बेंस नहीं किया सर। आपकी अब ये भी तरफ से तो बताता रोमाना हूं। जी है ना। सिर्फ इतना नहीं, सुनिए, ये 15 अगस्त 47 को ये बात कह रहे हैं। मैं कहूंगा करोड़ों दर्शकों से जो देख रहे हैं जाके चेक करिए। 1 साल तक भारत का आर्मी चीफ कौन था? जनरल रॉय बूचर, अंग्रेज था। फिर आपको क्या जरूरत थी वहां जाने की? भारत का एयरफोर्स चीफ कौन था? 1954 तक अंग्रेज रहा है। पहले एयर चीफ मार्शल एल्महर्स्ट थे, फिर गेराल्ड गिब्स 1954 तक, नेवी चीफ 1957 तक, 1968 तक इसीलिए जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी रही भाई। अरे भैया, अंग्रेज का आर्मी चीफ था, अंग्रेज का एयरफोर्स चीफ था, अंग्रेज का वो था, अंग्रेज बैठा हुआ था, माउंटबेटन बैठे हुए थे। काहे चलेगा भाई यूएन? ये तो समझ से बाहर की बात है। अब आज की बात कहते हैं जिसको जम्मू कश्मीर में कोई समस्या दिखती हो। अब जम्मू कश्मीर में आईएसआईएस के झंडे दिखते हैं? नहीं। अब बताइए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिखते हैं? नहीं। अब कभी ऐसा दिखता है कि कोई हुजूम निकलते हुए? ये बताइए, आतंकवादियों के नमाजे जनाजा दिखते हैं? नहीं। अब कभी जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती है और इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे किसी को मार देती है? नहीं। सुधांशु जी, एक 75 साल पुरानी जो नेहरू की गलतियां दोहराई जा रही हैं, इसके पीछे मंशा और मकसद क्या है, ये बता दीजिए। नेहरू की गलती कौन गिनाता है? ये बताइए। अभी एक मुद्दा बहुत ये लोग उठाते हैं, जातिगत जनगणना। ब्रिटिश टाइम तक जातिगत जनगणना होती थी, रोकी किसने थी? 1951 में नेहरू जी की सरकार ने रोकी थी। ये कह के रोकी थी कि अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति की बात है। तो बोलो ना नेहरू गलत थे भाई। आज उसके बाद नेहरू जी की बेटी इंदिरा जी बनी तो कांग्रेस का नारा क्या होता था? जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आइए, राजीव गांधी जी 6 दिसंबर 1990 को संसद के पटल पे बोले कांग्रेस जात पात में विश्वास नहीं करती है, मंडल के विरोध में। और उन्होंने कहा हमारा नारा है जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब बताइए, उनके खानदान में चश्मो चिराग पैदा हुए हैं जो कह रहे हैं मेरे बाप भी गलत थे, मेरी दादी भी गलत, नेहरू जी भी गलत। तो बोलो ना, नेहरू को गलत तो आप सिद्ध कर रहे हैं। नेहरू की गलती मतलब पीओके वाली तो बीजेपी गिना रही है, लेकिन ये जातिगत जनगणना वाली नेहरू की गलती खुद राहुल गांधी बता रहे हैं। सर मतलब नेहरू की गलतियां ही गिनाई जा रही है हर तरफ से। सवाल मेरा यह है कि 19 में बालाकोट और 24 में अगर बात पीओके पर आएगी तो फिर क्या होगा सर? जो हाल कांग्रेस का 19 में हुआ वही 24 में भी होगा क्या, अगर राष्ट्रवाद वाला मुद्दा हावी होगा तो? देखिए, मुझे लगता है राष्ट्रवाद हमेशा हावी था, हावी है, हावी रहेगा। लेकिन कपटी राष्ट्रवाद 2014 के बाद हावी हुआ। तो क्या है ये कपटी राष्ट्रवाद आलोक जी? कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि राष्ट्रवाद का चोला पहनकर वोट मांगे जाएं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि अपनी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में देश के विभाजन का प्रस्ताव पारित करके स्वतंत्रता आंदोलन के एकमेव अलंबरदार बना जाता है। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि देश की सेना के प्रमुख को सड़क छाप गुंडा कहा जाता है। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि सर्जिकल स्ट्राइक में जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद पूछा जाता है सबूत दो। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद जब इंडियन एयरफोर्स कहती है, उसके बाद पूछा जाता है आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे, बिल्डिंग गिरी थी कि वो गिरे थे। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि संसद के हमले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आरोपी नहीं, सजाए याफ्ता होने के बाद 7 साल तक अफजल गुरु की फाइल पेंडिंग रहती है। और जब उसमें जान गंवाने वाले, बलिदान होने वाले
सुरक्षा बलों के परिवार के लोग मेडल लौटा देते हैं, सोनिया गांधी जी की आंख में आंसू नहीं आता, बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू आता है। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है 26/11 का हमला इनकी सरकार कहती है हाफिज सईद ने कराया और इनका नेता कहता है आरएसएस ने कराया, दिग्विजय सिंह। ठीक है। और हमारा राष्ट्रवाद वो है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वीडियो याद करिए, उसने कहा शाह महमूद कुरैशी साहब आए, फॉरेन मिनिस्टर थे, आर्मी चीफ आए, उनके पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है शाम तक अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया अटैक कर देगा। ये तो 71 में भी सुनने को नहीं मिला था। इसलिए ये मत सोचिए भाई साहब जिनकी खोपड़ी चपटी हो, बुद्धि चपटी हो, उन्हें कपटी राष्ट्रवाद नजर आता है। आलोक जल्दी से सर 30 सेकंड। आपका यहां पर पूरे होर्डिंग्स लगे हैं मोदी की गारंटी, ठीक है, आप भरसक प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी का प्रचार हो। सर देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी की गारंटी चली है, चुनावी राज्यों के अंदर जो नतीजे आए हैं उसमें यही गारंटी चली है। मोदी जी की गारंटी पिछले 2014 के बाद से 40 चुनावों में क्यों नहीं चली, 2018 में क्यों नहीं चली? इन्हीं तीनों राज्यों में मोदी जी हारे थे। क्या मोदी जी की गारंटी चल रही है, इसका प्रचार आप ऐसे करेंगे? तो आपने मुझे कोई दिक्कत देखा है मोदी की गारंटी शो में करते हुए? इस बार जब गारंटी चली है तो हम शो कर रहे हैं सर। आप चैनल के सर जो लाइन लेंथ है वो तो सहमत करिए ना कम से कम। मंच पर मोदी जी वहां पर जाकर सर मैं जवाब दे रही हूं, आप लगातार बोलते रहेंगे तो फिर सुन तो लीजिए। अंतिम बात कहना चाहता हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री को, क्या देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े विश्व गुरु हैं वो, क्या एक बार मणिपुर की जनता के बीच में जाकर ये नहीं कह सकते? मणिपुर पुराना मुद्दा है, हम लोग बहुत बार। अरे मैम 13 लोग कल मरे, सुनिए उत्तर दीजिए। मैं कहना चाहता हूं मणिपुर पे राजनीति क्या होती है मैं बताता हूं। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अब नहीं रोकेंगे कि मणिपुर पुराना मुद्दा है। मणिपुर विधानसभा में अब नहीं रोकेंगे कि पुराना मुद्दा है। मैं पूछना चाहता हूं मणिपुर की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं ला रहे? आपकी हैसियत नहीं है वहां खड़े होने की, क्योंकि आपको हकीकत पता है, आपको राजनीति करनी है। दिल्ली में मणिपुर मणिपुर बोलना है, मणिपुर में क्यों नहीं ला रहे हैं? पूछिए वहां की राज्य सरकार के खिलाफ लाइए, मैं चुनौती कहता हूं। क्या नहीं ला पाएंगे? क्या संसद में अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया था? अब सर आलोक जी आया था कि नहीं आया? आलोक जी आपको आराम से संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आया तो मोदी जी दांत फाड़ कर हंस रहे थे। क्या ये सच्चाई नहीं है? सर यहाँ पर चिल्लाने का कंपटीशन नहीं हो रहा है, आप दोनों सामान्य लोग हैं, बारी बारी बोल लीजिए। संसद सत्र में कहा कि 267 नियम के तहत होगी, यानी सारे काम रोको, मणिपुर पर चर्चा करो। मगर जैसे ही दिल्ली का विधेयक आया, नहीं अब चर्चा कर लो, यानी अब राजनीति आगे मणिपुर पीछे, क्योंकि तब लग रहा था केजरीवाल को साथ में लेना है। उसके बाद इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जवाब देंगे। जब प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए आए तो भाग खड़े हुए। मैं उत्तर देता हूं। जमाना है, डिजिटल जमाना है, जाके देख लीजिए। ये मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव लाए, 5% भी नहीं बोला है मणिपुर के बारे में विपक्ष के नेताओं। मोदी की गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी क्या है? बता रहा, सुनिए मैं छोटे से मणिपुर पर सुनिए आप सुधांशु जी को, आप लगातार बोल रहे हैं। और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जो ये बात कह रहे हैं, ये जो उन्होंने कहा पार्टी बाल्टी में डब्बा, वो डब्बा इसलिए होता चला जा रहा है कि मोदी जी ने, इन्होंने कहा महंगाई, पूछिए आज महंगाई कितनी है? 4.8%, 4.87%, लेस देन 5% पे है, जबकि आरबीआई की परमिसिबल लिमिट 6% है। ये बताइए इस समय ग्रोथ रेट कितनी? मैं चुनौती से पूछता हूं, सबसे ज्यादा तो इनके नेता विदेश में घूमते हैं। एक G7 कंट्री बताइए जहां विकास की दर हमसे ऊपर हो। G20 कंट्री कोई बताइए जहां विकास की दर हमसे ऊपर हो। एक कंट्री बताइए जहां महंगाई की दर हमसे कम हो। हम महंगाई की दर में दुनिया में सबसे कम है, विकास की दर में दुनिया में सबसे आगे हैं। यह है मोदी जी की गारंटी। मैं उत्तर दूं? इसलिए मैं कह रहा हूं ईमानदारी से, इस देश में एक ही गारंटी है, मोदी जी की गारंटी, और बाकी सबकी बजा दी है घंटी, क्योंकि बाकी सब हो गए ढपोर। पिछले साल 8 जून को 4 मंत्रियों ने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 1 साल के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और अभी 1.5 साल के बाद पता चला कि 5.71 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो इनकी गारंटी किस पे भरोसा करें? बेरोजगारी अब 10% से ऊपर है, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। कौन से डाटा में 10% से ऊपर है बताइए? इस बार का आंकड़ा जो है, किसका नाम कोट करिए, संस्था, किस संस्था? एनएसएसओ का। एनएसएसओ लगता है बेरोजगारी का डाटा देता है मेरे ख्याल से। पीरियोडिक लेबर सर्वे देता है बेरोजगारी का। चलो मैं उस पे मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं। एमपीपीएससी में पिछले 6 साल से यहां सब युवा, मेरे भाई बहन छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, लेकिन उसकी मुद्दे को हटाने के लिए 6 अलग अलग जातियों के चेहरे लगाइए और पीछे राम मंदिर लगा दीजिए और वोट लेके आगे निकल जाइए आप। तो सर ये मीडिया का काम है या कांग्रेस भी कुछ करेगी? मैं नहीं मतलब मीडिया जो है वो कांग्रेस के लिए जमीन तैयार करे कि जनता जो है वो कांग्रेस को वोट दे। मैंने नहीं कहा। अपनी नाकामी को सर मीडिया पर मत फोड़िए, ठीक रहा। मैंने नहीं कहा। नहीं आप ही ने कहा सर।
मेरे पास मेरा प्रोड्यूसर मैसेज कर रहा है कि पूरे शो में सिर्फ आलोक शर्मा सुनाई पड़ रहे हैं। अब जरा सा चुप हो जाइए सर, सुधांशु जी को भी सुन लेते हैं। हाँ बिल्कुल, और आप अब मैं प्लीज अनुमति सर दो तो मैं वापस बोल जाकर दूं। ये शो जरूर देखेगा, क्योंकि हर बार आप एंकर से कहते हैं कि आप बाद में शो जरूर मैं सिर्फ देखेंगे। एक बात आपने ये मुझे कहना बोलने चाहता नहीं हूं। दिया, प्रोड्यूसर तो मैं साहब को आपसे कहिए। गुजारिश कर रही हूँ कि आप बाद में जाकर ये शो और जरूर मैं दर्शकों से कह रहा हूं, सुधांशु जब जी ये को आप बोलते सुन हैं मैं लेते एकदम शांति से सुनता हूं। आप प्रोड्यूसर- जो बोल रहे हो अनाप प्लीज शनाप आलोक बोलिए, जी, मैं अपने प्लीज, प्रोड्यूसर साहब को कहिए प्लीज कांग्रेस आलोक के जी, बार-बार प्रवक्ता को चुप सुधांशु करा जी दिया प्लीज गया। आइए। सुधांशु जी अब मैं बताता हूं चेहरा बदलना क्या होता है। अभी राजस्थान का चुनाव हुआ, आपको याद है कि राहुल गांधी जी ने अपना गोत्र कब बताया था? 2018 के राजस्थान के चुनाव में पुष्कर से बाहर निकले थे, और आज तक किसी को नहीं पता होगा किसी नेता के बारे में कि जाति तो पता है कौन सी उपजाति है, कौन सा गोत्र है, यह भी बताया गया। ठीक, और इनके विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी इस बार चुनाव हार गए। उनका नाथ द्वारा में वो कैसा आपत्तिजनक वीडियो है जिसमें वो मोदी जी, उमा भारती जी और हमारे पिछड़े वर्ग के तमाम नेताओं का नाम लेके कह रहे हैं इन सबको क्या पता होता है, वो तो धर्म के बारे में ब्राह्मणों को पता होता है। ठीक है, एक चेहरा ये था 2018 में, और 2023 में कहते हैं जातिगत गणना चाहिए, मैं तो इनके साथ हूं। भैया वो कुर्ते के ऊपर जनेऊ के भी साथ हूं, और फिर पलट के मैं पिछड़ों के साथ हूं। जनाब ये चेहरे बदलने से समस्या होती है। और एक यहीं पर मैं विराम, नहीं मैं एक लाइन जल्दी क्या से आप सर, पिछड़ा समय जनेऊ नहीं पहन सकता? देखिए एक लाइन में, एक जल्दी से सर। इनके पास जानते कितने चेहरे हैं? एक पुराने जमाने में हम लोगों का बचपन का गीत था कि सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन, और बुध को मेरी नींद गई, और जुमेरात को चैन। अगर इस तुकबंदी से जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हो तो मैं जरूर इस तुकबंदी को सुनूंगा। अगर इस तुकबंदी, तो देखिए आपने डिबेट किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी जी ने आलोक शर्मा की बखियां उधेड़ के रख दी और दिखा दिया कि जो मोदी कहते हैं वह ये गारंटी है। क्यों कि उन्होंने जितनी भी गारंटियां दी थी सब फुलफिल की है। तो इस पे आलोक शर्मा जी कुछ नाराज भी हो गए, और फिर पता ही आपको कांग्रेस के प्रवक्ता उल्टा सीधा बोलना चालू करते हैं। लेकिन कुल मिला के डिबेट काफी मजेदार रही, और आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।